तो वीडियो और ऑडियो दोनों परफेक्ट है, आवाज आ रहा है ना आप सब लोगों को? वीडियो एंड ऑडियो बोथ परफेक्ट। चलो, जब यहाँ तक अब बात सही है तो चैट बॉक्स ऑफ। और रूल्स ये रहेगा हमेशा की तरह कि जब पढ़ रहे होंगे तो ध्यान से सुनेंगे। जैसे ही मैं एक कंसेप्ट बता दूंगा तो फिर से ओपन करेंगे चैट बॉक्स, और कुछ कुछ देर पे माइक्रोफोन भी जहां पे जरूरत होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी से आज क्लास में रहना है। सावधानी से क्यों? क्योंकि हम लोग को कुछ ज्यादा कवर करना है, तो ध्यान से आप केवल सुनते जाओ। पिछले वाली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का हम पहला लेक्चर हम लोग पढ़ लिए। उसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसका डिफिनेशन पढ़े थे हम लोग। फिर चार सिस्टम को चार चीजों को डिफाइन किए थे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है और यूनिवर्स क्या है। इनको हम लोग डिफाइन किए और देखे थे। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़ा कि स्टेट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। उनके ढेर सारे एग्जांपल्स को देखे थे, मैंने आपसे बुलवा के भी करवाया था। एक्सटेंसिव इंटेंसिव पढ़ने के बाद हम लोग कुछ प्रोसेसेस के बारे में देखे थे, जैसे कि आइसोथर्मल क्या है, एडियाबैटिक क्या है, आइसोबारिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है। तो आई होप कि यहाँ तक हम लोग पूरा पूरा पढ़ लिए। तो एक बार माइक्रोफोन ऑन कर रहे हैं, हाँ या ना बताओ फटाफट। हाँ जी, Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. रूम काहे बोल रहे हैं सब, इतना एनर्जी डाउन। और हमसे बोलते हो कि सर आपकी आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सर एनर्जी। तुम लोग का एनर्जी कहाँ गायब हो गया भाई? एनर्जी क्लास में होना चाहिए बच्चों। ठीक है, अभी सारा बंद है। अब ध्यान से सुनो, आज की कहानी हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस से स्टार्ट होगी। तो दो तरह के हम लोग को प्रोसेस पढ़ना है। एक है रिवर्सिबल प्रोसेस। कॉपी और पेन लेके बैठे रहना है। ये मत सोचना कि सर आराम से बैठेंगे और हलवा पूड़ी खाएंगे और चले जाएंगे। और दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दो तरह के प्रोसेस है, ध्यान से समझ लो, फिर बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। होता क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत ही धीरे धीरे होता है और इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीशन होता है। तो ये पहला पॉइंट जो हमने देखा। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि चूंकि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, तो एक बार आप इस चीज से समझो। जैसे कि मान लो कि ये एक हमारे पास क्या है, कंटेनर। इसके अंदर गैस पार्टिकल कोई ना कोई फिलअप है। क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपने पिस्टन लगा दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि जैसे मान लो कि हम कंप्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंप्रेस करेंगे। तो ऊपर से हमारा लगेगा पी एक्सटर्नल और नीचे है हमारा है गैस पार्टिकल्स का पी गैस प्रेशर। अब एक काम करो आप, एक जैसे सैंड का पार्टिकल होता है ना, सैंड का पार्टिकल एक कितना होता है, छोटा, मतलब उसकी अगर वेट करें तो बहुत ही छोटा है। आप एक एक सैंड के पार्टिकल्स को यहाँ पे डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। तो एक सैंड के पार्टिकल्स के डालने की वजह से क्या प्रेशर में अगर हम देखें तो कोई चेंज आएगा क्या? बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आएगा, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमेशा निग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम पे हम करते जाए, एक 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 डालते जाए, तो ये इनफाइनाइट अमाउंट में क्या होगा कि यहाँ पे कुछ कंसिडरेबल चेंज आएगा। लेकिन हर स्टेप में आपको ये फील होगा कि जो प्रेशर एक्सटर्नल है और जो प्रेशर गैस है ये दोनों बराबर है। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस है हर स्टेप में। तो जब भी ऐसा केस हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसा है बच्चे? रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन हम क्या करें कि दूसरे केस में ये वही आपका कंटेनर है, इसके अंदर गैस पार्टिकल्स फिल्ड है, पिस्टन लगा हुआ है, ऊपर से पी एक्सटर्नल लग रहा था और नीचे से पी गैस लग रहा था अंदर में कंटेनर में। अब एक साथ आप क्या करो ना कि यहाँ पे एक मास रख दो, ब्लॉक। एक हमने ब्लॉक रख दिया जिसका कि मास m, एक भारी सा हमने ब्लॉक रख दिया। तो जैसे ही आप ब्लॉक रखोगे तो यहाँ पे अचानक से चेंज आएगा। आपको इतना समझ में आ रहा है क्या? ये अचानक से चेंज आएगा, यानी कि कुछ फाइनाइट स्टेप ऑफ प्रोसेस में कंप्लीट हो रहा है। तो जब भी ऐसा हो
तो इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये दो प्रोसेस है जो कि आपको ध्यान से समझना था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो कि मेरे को बताना था, मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो डिफिनेशन है देख लो, जो कि पीडीएफ आप सब लोगों के पास जाएगा, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। रिवर्सिबल आइडियल प्रोसेस है, जो कि होना चाहिए था। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, क्यों? क्योंकि धीरे 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 एकदम इनफाइनाइटेशनली स्मॉल चेंज करते हैं। इतना स्मॉल चेंज होता है तो उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इनफाइनाइट टाइम में जाके कंप्लीट होगा। थर्ड पॉइंट में वही उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रोसेस इन विच द सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग हर स्टेज ऑफ प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली थ्रू अ सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट्स, वही बहुत धीरे धीरे लेके जाते हैं। तो ये सिंपल सा बात लिखा हुआ है, जिसको कि आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या है? रियल में होता है, जो रियल प्रोसेस, और ये फाइनाइट स्टेप में होगा। फाइनाइट स्टेप और फाइनाइट टाइम, दोनों चीजों का ध्यान रखना है। फाइनाइट स्टेप में कंप्लीट होगा और फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है सब्सटेंशियली ग्रेटर देन होता है अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स मतलब ये क्या है? पी गैस है मान के चलो, और ड्राइविंग फोर्स क्या है? पी एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल होता है वो पी गैस से सब्सटेंशियली ज्यादा होता है। तो अचानक से क्या होगा? एक बार में चेंज, या कुछ फाइनाइट स्टेप में चेंजेस होगा। इसका डिफिनेशन अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? सिस्टम में भी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट एट सम फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस ओनली कैरिड आउट इन फाइनाइट स्टेप्स। यहाँ पे कुछ स्टेप्स में कैरिड आउट होता है, तो हो सकता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे, और हो सकता है कि ना भी हो। यहाँ पे क्या है? इनिशियल और फाइनल स्टेप क्या होता है, केवल हमें पता है कि इनिशियल ये था, फाइनल ये था, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये चीज है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पीवी डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर सकते इरिवर्सिबल प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि केवल एक पता होगा कि एक पहला स्टेप इनिशियल क्या था, फिर जब तुमने एक ब्लॉक ऑफ मास एम रख दिया तो फिर फाइनल क्या था। पीवी ग्राफ क्या होता है? जब रिवर्सिबल प्रोसेस में देखोगे बच्चे, हर छोटे 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 स्टेप्स में तुम्हारा पता होता है कि चेंजेस क्या आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हर छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग यहाँ से काउंट कर सकते हैं, और उन छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम ऐड कर दें या उनको जोड़ दें तो हमारा ग्राफ बन जाता है, पीवी ग्राफ। तो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तुम्हारा हुआ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। आई होप कि ये दोनों क्लियर है। चैट बॉक्स ओपन कर रहे हो, हम बताओ। मुद्दे की बात ये याद रखना है केवल आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होता है, इनफाइनाइट स्टेप्स लगते हैं इसमें, ठीक है। बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम में होगा, फाइनाइट स्टेप्स में होगा, इतना याद रखना है। मोहम्मद नफीस पूछ रहा है कि सर ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर 6 है, थर्मोडायनेमिक्स। अगर इतना क्लियर है बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज का चैप्टर, आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है इंटरनल एनर्जी से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज का है इंटरनल एनर्जी से। ध्यान से सुनते रहना बच्चों, अभी चैप्टर्स में काफी वर्क डन तक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज। तो वर्क डन अगर आ गया तो मोस्टली क्वेश्चंस इधर से ही आते हैं, तो फिर चैप्टर्स आसान है। नहीं हुआ तो थर्मोडायनेमिक्स बहुत लोगों को डर लगता है, डर नहीं लगेगा। तो ध्यान से केवल आप सुनते रहना। सबसे पहला इसमें है कि इंटरनल एनर्जी क्या है। हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऑफ स्टेट ऑफ एनर्जी इनहेरिटेड होता है, मतलब उसके अंदर से होता है पहले से। तो जो भी पॉसिबल एनर्जी को उसके अंदर रखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। सपोज करो, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर कोई एक बॉडी है, मान लो कि ये है, ये किसी मोशन में है। तो जब मोशन में अगर है, मान लो इसके अंदर चक्का लगा दिए हो तुम, ठीक है, और ये चल रहा है, तो मोशन की वजह से आप सब लोगों को पता है कौन सा एनर्जी आता है। लिख के बताओ फटाफट चैट बॉक्स में, या बोल के बताओ। माइक्रोफोन ऑन किए चैट बॉक्स में।
अगर इसी कार को हम कुछ हाइट एच पे ले जाके रखते, ये हाइट एच पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, एटम्स बंधे हुए, तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी भी हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी आ जाएगा। तो वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी हो सकता है जो कि ये प्रोसेस कर रहा हो। अगर यहाँ पे कोई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया किसी फील्ड में, ही इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा। चाहे इलेक्ट्रो, ये होता कैसे 12वीं कक्षा में पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रख दो तो मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा। तो वेरियस टाइप ऑफ फोर्स जो है ये कैरी करके रख सकता है, फोर्स यानी कि एनर्जी कैरी करके रख सकता है। तो सारे एनर्जी को अगर हम जोड़ दे, जो भी इस बॉडी के अंदर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सर नहीं समझ में आया? लिख के बता दो। लिख के बता रहे, अब देखो इसको आप लोग भी लिख लेना। क्या पेन कॉपी लेके बैठने रहना बच्चों और लिख लेना इसको। मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं। इंटरनल एनर्जी क्या है? एनर्जी, चाहे एवरी सिस्टम having some quantity of matter is associated with a definite amount of energy called इंटरनल एनर्जी। हर सिस्टम के पास कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर होंगे और उन मैटर में कुछ डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होगा, और वही जो डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों यू से। कैसे? यू से। और हो सकता है क्या? कुछ भी। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी हो वहां पे, हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी हो। जितने भी फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉसिबल है जो कि वो मॉलिक्यूल पोजेस करता है, सबको ऐड कर दो, सबका सम, सबको जोड़ के जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कि वो इंटरनल एनर्जी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप सब लोगों को पता है, पहले वाले लेक्चर में मैंने बुलवा के बताया था कि इंटरनल एनर्जी कौन सा फंक्शन। तो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले आप रिप्लाई करोगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, कि ये पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है, पहला, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों को जरा एक बार बता दो। माइक्रोफोन ऑन है। सर स्टेट वेरी गुड सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर एक्सटेंसिव बताना है कितने लोग भूल गए थे, चैट बॉक्स में लिख दो, मैं देख लूंगा बाद में। कितने लोग भूल गए थे ये केवल बता देना। याद कितने लोगों को वो नहीं, कितने लोग भूल गए थे चैट बॉक्स में लिख देना, बाकी मैं यहाँ पे लिखता हूँ तब तक। ईमानदारी से, जो यू है इंटरनल एनर्जी, ये कौन सा फंक्शन है बच्चे? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन क्या था? जो कि केवल स्टेट पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, कौन से पाथ से लिया गया उस पर डिपेंड नहीं करता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये याद होगा। जिनको नहीं याद होगा बच्चे फिर से रिवीजन करना, ठीक है? जितने भी बच्चों ने नाम लिखा है, आई अप्रिशिएट कि एटलीस्ट आपने ये कबूल किया कि सर हमें याद नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगली बार इन सारे लोगों का नाम ना हो, प्लीज याद कर लेना, ठीक है बच्चे? पिछला लेक्चर को जाकर रिवीजन करना, याद कर लेना अगली बार से, ठीक है? अगली बार से आप सारे लोग वही होने चाहिए कि सर अब मेरे को याद है, ठीक है? ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो पहला पॉइंट था बच्चे कि जितने भी सम ऑफ एनर्जी हैं जो कि एक बॉडी के अंदर में होता है, उन सबको अगर हम ऐड कर दें इंटरनल एनर्जी हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है
और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग उस दिन बात किए होंगे। अगर हम पूछे कि डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा मतलब होता है चेंज फाइनल से इनिशियल का, तो हमेशा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो जाएगा डेल्टा यू। तो कभी भी डेल्टा हो ना तो फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना हम चीजों को और एक्स्ट्रा बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप 1 मिनट मेरे को वक्त दो। चैट बॉक्स नहीं, माइक्रोफोन ऑन कर रहे हैं। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानना है क्या? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लालची बच्चे सब लालची लोग हैं, जरा कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना, हाँ सर हाँ हमें तो जानना है। चलो एक्स्ट्रा नहीं है, चीज वही है, थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। अब जब बोल दिए हो तो देखो, भागना मत छोड़ के, बस बोले हो देखने के लिए तो देखो, समझो और अच्छे से इंटरनल एनर्जी को, और अच्छे से समझो क्या है इंटरनल एनर्जी को। हमने बोल दिया इंटरनल एनर्जी, और इसका मान लो इक्वेशन कैसे आएगा, यू को हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखते चलना। यू को तो हमने बोल दिया कि इंटरनल एनर्जी था, और ये सम ऑफ सारा एनर्जी, समेशन का साइन है ये, समेशन ऑफ ऑल एनर्जी जो भी उस बॉडी के अंदर रहता है, ये तो हमने देख लिया। अब मान लो कि ये एक पिस्टन है, जार है, जार में तुम्हारा क्या है कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, इसको हम हीट कर रहे हैं, चलो हीट कर रहे हैं, है ना। चलो जी बच्चों जरा गौर से देखो, जो ये इसको क्या बोलते हैं, जो जार है ना, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चीजों को, इसको बोलेंगे कि ये सिस्टम है साहब, और इसके बाहर जितने भी चीजें हैं उनको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। तो पहले 2-3 चीजों को समझ लेना। जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू जो हम बात किए थे, इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है बच्चे, या तो आप उसमें हीट दे दो या निकाल दो। हीट को दे दो, समझना बच्चों को, ध्यान से मेरी बातों को समझना। इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे हो सकता है, तो एक होता है हीट से हो सकता है, साहब आप इसमें आप हीट को दे दीजिए या हीट को निकाल दीजिए, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। या यहाँ पे आप वर्क डन कर दो, या तो इस सिस्टम पे वर्क डन कर दो या सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क डन कर दो, तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। क्यों? वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है। तो इंटरनल एनर्जी 2 तरीकों से चेंज हो सकता है, हीट प्लस वर्क डन। हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और वर्क डन को रिप्रेजेंट करते हैं W से, 2 चीज। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और समझ जाओ, अगर इस सिस्टम को मैं हीट दे रहा हूं, गर्म कर रहे हैं ना बच्चों, गर्म कर लो, आ रहा है, मान लो मेरे पास खूब धन की बरसात हो रही है, आया ना, आया, तो हम बोलेंगे प्लस Q हुआ है, हीट मिला है। अगर ये हीट को रिलीज कर दे सिस्टम सराउंडिंग में, बाहर रिलीज कर दे, तो जैसे ही वो रिलीज करेगा यानी कि माइनस Q हुआ है। केवल साइन कन्वेंशन देखना बच्चे, प्लस Q माइनस Q कब हो रहा है, ठीक है। अब मान लो सराउंडिंग अगर सिस्टम पे कुछ काम कर रहा है, सिस्टम पे कुछ काम हुआ है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ा होगा, वर्क हुआ है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लस W हुआ है। अगर ये सिस्टम कुछ काम करे, मतलब अपना कुछ काम करने में एनर्जी लॉस होगा ना, काम हम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस करेंगे ना बच्चे, तो ये माइनस W होगा। ये अगर 4 चीज समझ में आ गया है कि सिस्टम को एनर्जी दिए प्लस Q, एनर्जी निकला माइनस Q, वर्क उस पे हुआ है प्लस W, वर्क किया है उसने तो माइनस W। साइन समझ गए? बोलो हाँ या ना पहले, तब 4 एग्जांपल लेके समझा रहे। माइक्रोफोन ऑन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Tricky.
मेरे क्लास में ना एक चीज से जरा बच के रहना मुझे, सर प्लीज रिपीट, 4 बार बोलते हैं 5 बार बोलते हैं एक चीज को, समझ गए? तो रिपीट मत बोला करो। बाकी यस सर थे बोले तुम लोग सब लोग, इससे हमको खुशी मिला। अब 4-5 चीज मैं बता रहा हूँ, 2-3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको समझ जाना कैसे इंटरनल एनर्जी का चेंज। मान लो ये एक सिस्टम, मतलब यही वाला एक सिस्टम है, इसमें हम क्या करें, इसको U1 बोल के देखो, मैं बता रहा हूं कि ये चीज हो रहा है, तुम बताओ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। इस पे मैंने एनर्जी दिया है सिस्टम को, कितना, मान लो +30 जूल, और इस पे वर्क डन भी हुआ है। रुको रुको रुको, मजा नहीं आया, हम क्यों बताएं हर चीज। माइक्रोफोन ऑन है, मैं बोलूंगा कि उसको मैंने हिट दिया है, तो तुम बोलोगे प्लस होगा कि माइनस, साइन आपको बताते रहना है। चलो माइक्रोफोन ऑन है, इस पे वर्क डन प्लस Work done on the system positive, by the system negative. अरे 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 शांति रखो, ऐसे करोगे तो फिर नहीं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ तो। Q + W था 50 जूल। वेरी गुड, चुप रहो सेकंड। ये है U2, ये है U2, इस पे हमने हीट दिया है इसको, तो क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, और यहाँ से इसने वर्क डन कुछ कर दिया, उसने वर्क डन नेगेटिव 10 जूल। 10 जूल। एक और ठीक है, ये है कुछ U3, ठीक है, इससे हीट निकल गया, तो Q क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। इसने वर्क डन भी कर दिया है, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। डेल्टा U क्या हो जाएगा, -50 जूल। एक और यहाँ से हीट निकला है, रिलीज हुआ है, तो Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और इससे वर्क डन हुआ है, एनर्जी में चेंज क्या हो जाएगा, -10 जूल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आएगा, मजा आएगा। तो ये अभी माइक्रोफोन ऑन, अभी बोलना मत, समझो। तो ये चीज समझ में आया क्या, इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है बच्चे, हीट के फॉर्म में कर सकते हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज, और वर्क डन से, तो Q + W लिखा रहेगा, ठीक है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू, एक फॉर्म है आप याद रखोगे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W। अगर किसी एग्जाम, अगर कहीं बुक में मिल जाए कि डेल्टा U इज इक्वल टू दे रखा है Q - W, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या, नहीं सर, इसका मतलब ये है कि इसको हीट मिला होगा और वर्क डन इसने किया है, इसीलिए Q - W लिखा हुआ है। अगर कहीं ये लिख दे कि डेल्टा U इज इक्वल टू W - Q, तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या, इसका मतलब इसने इस पर वर्क डन हुआ है और हीट रिलीज किया है। मूल बात ये है, ये ध्यान रखो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q + W। ओके सर। प्यारे बच्चों, तो ये चीज समझ में आया, फटाफट स्क्रीनशॉट मारो, ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन को याद रखना, अगर इतना चीज समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गया इंटरनल एनर्जी की कहानी। अगला है एक बहुत लल्लू ऑफ द लल्लूएस्ट लॉ, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तुम बोलोगे सर ये लॉ क्यों था, सुन लो पहले तब तुम ही बोलोगे। ये लॉ कहता है कि 3 बॉडी है बच्चे, मान लो है ये A, ये है C और ये है B। अगर A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब, थर्मल मतलब होता है हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें, तो A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब कि जो A का टेम्परेचर होगा वही C का भी टेम्परेचर होगा। मान लिया कि अगर A 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब C भी 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो पहला स्टेटमेंट, इफ A, चुप 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 चुप, जब बोल रहा हूं तो मत नहीं बोलना भी चुप।
इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड दूसरा स्टेटमेंट बी एंड सी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम है। अरे बच्चों जरा गौर से देखो कि ए 25 डिग्री सेल्सियस मैंने लेट एज्यूम किया था, तो सी भी 25 होगा। अगर सी और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब कि बी का भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये फर्स्ट लॉ से पहले आता है जीरोथ लॉ। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलेगा कि ए और सी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अरे दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं होगा क्या? कितना मतलब बहुत छोटी सी बात है, समझने वाली बात। अब अगले साल जाओगे, नहीं इसी साल सेट्स में भी पढ़े होगे तुम लोग, कौन सा रिलेशन होता है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ए टू बी टू सी देन ए टू सी। उस Yes, sir. कि अगर ए सी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए भी बी से रिलेटेड होगा। रिलेटेड इन द सेंस इक्विलिब्रियम यहाँ पे। तो आ जाओ ये वाले में बोला है, ये फिगर विगर देख लेना मतलब कैसा है। इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी सी, अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी भी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये बोलता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, पहले बोल दो। Yes, sir. Yes, sir, हो गया. जिंदगी में कभी भूलोगे? Yes, sir. No, sir. No, sir. हम कहेंगे बोल रहे हैं यस सर, हम तो भूल No, जाएंगे। अब काम का चीज हो तभी बोला करो बच्चों। अब आप देख रहे होगा ना कि धीरे धीरे हम ना आप लोगों का माइक्रोफोन ऑन कर दे रहे हैं। क्यों? इट्स जस्ट ट्रस्ट। पहले ट्रस्ट कम था, अब ट्रस्ट ज्यादा हो रहा है। जैसे जैसे ट्रस्ट बढ़ते जाएगा तो माइक्रोफोन हमेशा के लिए ऑन रहेगा। लेकिन अभी सुनो, चैप्टर बैच बहुत पढ़ना है, तो एकदम कोऑपरेशन चाहिए। हीट, हीट क्या है? इक्विलिब्रियम मतलब होता है बच्चे, चलो एक बार बता ही देते हैं, ज्यादा नहीं बताएंगे, मतलब इतना मत सोचना कि बहुत ज्यादा बताते हैं। क्यों? इसके बाद वाला चैप्टर ही पूरा इक्विलिब्रियम आने वाला है। ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी, अगर ऐसा किसी रिएक्शन में बोला गया है, अगर यहाँ पे प्रोसेस के लिए बोला जाए, तो जो ए का कंडीशन होगा, यानी कि जो स्टेट वेरिएबल्स होंगे, वही सिमिलर स्टेट वेरिएबल्स बी के भी होंगे। सर स्टेट वेरिएबल क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जो ए के लिए होगा वही बी के लिए होगा। रिएक्शन के लिए होता है तुम्हारा ऐसे इक्विलिब्रियम, अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है किसी रिएक्शन में, जैसे कि मैं लिख दूं N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन है ये। तो जितना रिएक्शन आगे जा रहा होगा, मैंने फॉर्म हो रहा होगा, उतना ही रिएक्शन पीछे आ रहा होगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब बराबर, इतना बात समझ लो केवल अभी के लिए, बाकी बहुत डिटेल में ये चैप्टर आएगा आगे। फिलहाल अगला है हीट। अभी थोड़ी देर के लिए है माइक्रोफोन ऑफ, पहले सुन लो फिर सवाल पूछना। हीट क्या है? किसी भी बॉडी का कितना हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस है, उसको मापने का तरीका है हीट। फिर से बोलिए सर। कोई भी बॉडी कितना हॉट है एंड कितना कोल्ड है, इसको मेजर करने का तरीका जो है वही है हीट। डिफिनेशन में क्या बोला हुआ है कि हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का वो फॉर्म है विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा। क्यों क्यों क्यों? ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर है, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, उसी एनर्जी को बोलते हैं हीट। सर फिर से बोल दीजिए। हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से। ठीक है, जैसे कि ये हॉट और कोल्ड बॉडी है, तो हमेशा हीट है ना हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर करेगा। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर करेगा। अगर एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वही एनर्जी का फॉर्म जो है ना वो है हीट। आ रहा है बात समझ में? और ट्राई करेंगे ये कि बैलेंस आउट करें, मतलब बराबर टेम्परेचर हो जाए। तो ये हो गई साहब हीट की बात है। अगला है हीट कैपेसिटी।
चैट बॉक्स ओपन किए हैं, हीट कैपेसिटी बताने से पहले क्या यहाँ तक आप सब लोग साथ में हैं? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जाए, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का डोज बढ़ाते जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो जी। अब आता है हीट कैपेसिटी। हमने पढ़ा पहले हीट, अब है हीट कैपेसिटी। दो तीन तरह का हम लोग हीट कैपेसिटी को बोलेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं अभी प्रेजेंट में, आप सब लोग अभी के अभी इसको याद कर लोगे। सर कैसे याद करेंगे? हम याद करवा रहे हैं ना, सुनो। हीट कैपेसिटी क्या है? सिंपल सा बात है कि किसी भी सिस्टम का अगर आपको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, फिर से सुनो, किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो आप लोग हीट प्रोवाइड करते हो, अगर मान लो किसी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको हीट प्रोवाइड करके ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्यारे बच्चों। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उस सिस्टम का जो हम लोग हीट प्रोवाइड करवाते हैं, उसी हीट को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी। डिफाइन कैसे करेंगे इंग्लिश में? तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। फिर से बोलिए सर, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a system by 1 degree Celsius is known as heat capacity. एक अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। पहला बात, हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कैसे? सी से। अब जरा गौर करो, सी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट यानी कि क्यू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, इसीलिए डेल्टा टी लिखे हैं। ये होता है हीट कैपेसिटी। सर फिर से बोलिए, जरा गौर करना, हम बोलते बोलते कुछ लिखे भी है। सी क्या है? हीट कैपेसिटी को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट यानी क्यू रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा टी इज नोन एज हीट कैपेसिटी। अगर ये बात समझ में आ गया तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। बोलो हाँ या ना, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। एक चीज और, जहां डेल्टा का बाद आए मतलब वहां पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज है, तो ये बोल सकते हो कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है। कहाँ गए? माइक्रोफोन ऑन है? Irreversible. What is this Q? इरिवर्सिबल। सुनो, जब भी छोटा चेंज हो रहा है, छोटा किसके लिए हम लोग बात किए थे? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, याद है क्या? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, तो ये इरिवर्सिबल के लिए यूज हो रहा हो। जब भी हम लोग पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यूज कर रहे होंगे ना, डी है रिवर्सिबल के लिए यूज हो रहा होगा, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, और डेल्टा इरिवर्सिबल के लिए यूज हो रहा हो। तो कहीं भी फॉर्मूला में अगर तुम्हें देखे, दो तरह के फॉर्मूले में दिख जाएंगे। जैसे हम लिखे Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, ये किसके लिए यूज हो रहा होगा? इरिवर्सिबल, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज। यहीं पे क्या लिखा हुआ है? Q की जगह पे हमने क्या किया? थोड़ा सा चेंज किया है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डेल्टा टी की जगह पे डी टी हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सी डी टी। तो ये रिवर्सिबल के लिए है और ये इरिवर्सिबल के लिए है। बोलो हाँ या ना। अगर ये बात समझ में आता है तो कल बताए थे हम, मतलब पिछले लेक्चर में, कि हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये उस पॉइंट इस बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि किस पाथ से आपने उस फाइनल पोजीशन को अटेन किया है। पाथ पे
हीट हुआ, वर्क हुआ, फ्रिक्शन, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, ये सारे पाथ फंक्शन है। तो हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन। यूनिट क्या होता है? कैलोरी पर केल्विन या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी ना लो तो तुम जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस, इसमें माप सकते। यहां तक कोई डाउट है क्या? बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ठीक है सर, अगर ये समझ में आ गया हीट कैपेसिटी क्या था, हीट कैपेसिटी को फिर से डिफाइन करते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज, हाँ पंसु कह सकते हो। अगला है मोलर हीट कैपेसिटी। अरे 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 सर ये क्या बातें चल रही हैं? मोलर हीट कैपेसिटी, आपने हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर दिया है मोल्स में। हीट कैपेसिटी क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम। अब सिस्टम नहीं होगा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर देते हो, जो हीट देते हो, वही है मोलर हीट कैपेसिटी। सी क्या था? हीट कैपेसिटी को तुम बोल रहे थे सी, वो था क्यू अपॉन डेल्टा टी। बोलो ना यार। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हमने सीएम से रिप्रेजेंट किया है, सीएम मोलर हीट कैपेसिटी। तो सीएम क्या हो जाएगा? द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 mole of substance by 1 degree Celsius is known as molar heat capacity. तो यहां से हो जाएगा Q is equal to CM, ऐसे नहीं, Q is equal to in CM बोल दो डेल्टा T। अगर कोई बोल दे dQ is equal to क्या हो जाएगा? तो dQ is equal to in CM dt। हाँ जी सर, CM क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। सीएम क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी। क्यू था भाई साहब? हीट। इन क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। ये कहां पढ़े थे? मोल कंसेप्ट में। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आया क्या? फटाफट बोलो माइक्रोफोन में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शांत जी, माइक्रोफोन ऑफ। इतना शांत, बस यही तो है। जो हीट कैपेसिटी को तुमने जैसे ही बोला मोलर, यानी कि 1 मोल के लिए तुम डिफाइन कर दी हो, और यही पिछले वाले पेज में पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये सीएम को सी बाई एन ब्ला 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 लिखा है। उसी चीज को देखो, ये क्या है? dq इज इक्वल टू एन सीएम dt। अरे हम भी तो वही लिखे थे, क्यू को एन सी एम डेल्टा टी, हम भी तो वही लिखे। हाँ जी, इतनी छोटी सी बात है। अरे एक चीज भूल गए हम पूछना, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? अगर जो बता दिया Intensive. Extensive. Extensive. पिछला लेक्चर पढ़ाया होगा सत्यानाश। Intensive है सर ये तो। वेरी गुड सुमाना, शिवानी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव होता है। यहाँ पे कहाँ बेटा लग रहा है रेशियो राहुल जी? एक्सटेंसिव होगा। इंटेंसिव होगा। वेदिका और जितने बच्चे हैं जो एक्सटेंसिव बोल रहे हैं, उन सब लोगों का दिमाग हो गया है खराब। क्यों? क्योंकि पिछला लेक्चर को कोई रिवीजन करके नहीं आया है। अगर अगली बार से अभी ऐसा हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफो, जब मैंने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो 3 पॉइंट लिखवाया था। किस जमाने के लिए लिखवाए थे? एग्जाम में एग्जामिनर वही गलती करवाता है, मैंने लिखवाया था, और फिर तुम लोग आज वही गलती कर रहे हो। बेवकूफ, हम बोले थे पिछले बार कि अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तुम डिफाइन कर दो
किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तुम डिफाइन कर दो, उसका वैल्यू को सेट कर दो, तो वो इंटेंसिव बन जाता है। बोले थे ना, मोल पर मोल में डिफाइन कर दो, लीटर में डिफाइन कर दो, वो एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाता है। उसका एग्जांपल भी दिए थे कि वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन अगर मैं मोलर वॉल्यूम बोल दूं इंटेंसिव होगा। माइक्रोफोन ऑन है, बोलो कि नहीं बताए थे, बोल दो जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताए थे ना। Yes, sir. तो याद कौन करेगा? हम हम माइनस Yes, वन मिल जाएगा तो बैठ के रो दोगे, लेकिन सर हम तो जिंदगी भर रोए हैं सर, हमें फिर से रोने का मन कर रहा है। बेवकूफ, छोटी छोटी चीजों को याद किया करो बच्चों, वही एग्जामिनर गलती करवाएगा और वहीं पे फंसना चाह रहे हो तुम लोग। मैंने बताया क्यों था, इसीलिए तो बताया था। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव था, लेकिन तुमने हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर दिया मोल्स में। मोलर हीट कैपेसिटी है, 1 मोल के लिए डिफाइन किया है। तुम जैसे ही डिफाइन कर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे ही डिफाइन कर दो, वो इंटेंसिव बन जाता है। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। पागल लड़का सा, लड़कियां भी। मोलर हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन। यूनिट जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। अगर यहां तक बात समझ में आ रहा है, तो मोलर हीट कैपेसिटी को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बोल दें, मोलर हीट कैपेसिटी अगर इसको हम कांस्टेंट प्रेशर पे मापे, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीपी। क्या बोलेंगे बच्चे? सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी। मोलर हीट कैपेसिटी को सीएम लिखे थे ना बच्चे, लेकिन अगर तुम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे मापने लगो तो सीपी हो जाएगा। और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को ले लो, किस चीज पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीवी। और सर सीपी सीवी बता रहे हैं क्या? बोलो हाँ या ना। मोलर हीट कैपेसिटी, अच्छा बोलोगे कैसे? माइक्रोफोन तो ऑफ। चलो जी, मोलर हीट कैपेसिटी को अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बोलेंगे तो अरे 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 अरे, इतना समझ में आ रहा है ना? अगर मोलर हीट कैपेसिटी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है पढ़ लेंगे थोड़ा सा हम आपको आएंगे। तो रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये तो पहले लिख लो, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर है गैस कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। रिलेशन होता है सीपी और सीवी में, यानी मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर पे मापोगे और मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे मापोगे, तो सीपी और सीवी होता है। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये चीज को याद रहेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रहेगा ना? जब ध्यान में रहेगा तो अगला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी पढ़े थे हम लोग, फिर मोलर हीट कैपेसिटी पढ़े, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए हमने बोला था कि वो 1 मोल के लिए है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम है। पीछे वाली स्लाइड पे आर लिखा था, CV माइनस CP इक्वल आर। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा दी ना बच्चे। अब ये भी पूछोगे सर आर क्या है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, रुको। स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जैसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का बात किया हमने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए है। तो ये बोलता है, मैं बताता हूँ लिख के, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है सर? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a 1 gram substance by 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. सर फिर से बोलिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट प्रोवाइड करते हैं हम लोग, वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अमाउंट ऑफ हीट
required to raise the temperature of 1 gram of substance, यानी कि mass of substance by 1 degree Celsius, यानी कि delta T is known as specific heat capacity. ये ध्यान रखना, S is equal to Q upon M delta T. M क्या है भाई साहब? M है mass of substance, mass of substance ग्राम में. डेल्टा T वही टेम्परेचर डिफरेंस. Q क्या है? ब्ला ब्ला. S क्या है? हम नहीं बताएंगे. अगर इतना समझ में आ गया तो Q यहां से तुम लोग लिख सकते हो M S डेल्टा T. कोई बच्चा बोलेगा सर DQ लिख के दिखाओ, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो हो जाएगा M S DT. अगर ये दो चीज समझ में आ गया तो इतना भी जरा गौर से समझो. जैसे पानी का आपको पता है स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. लगभग इतना स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है पानी का. सर एक बार आप होता है. कौन है भाई? बोलो. बोले भी मत बोलो, माइक्रोफोन ऑफ. गौर से समझो, मैंने क्या बोला था कि कितना हीट प्रोवाइड करोगे 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से. तो ये दिख रहा है क्या? इसका मतलब इस जो हम लोग लिखते हैं ना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. समझने की कोशिश करो कि कैसे हम इसको यहां से रिलेट कर रहे हैं, कैसे आता है. 1 ग्राम सब्सटेंस का, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 4.2 जूल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. ये चीज वो बोल रहा है. स्पेसिफिक हीट क्या था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना. 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट देते हो, वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. तो यहां से अगर तुम निकालना चाहो कि स्पेसिफिक हीट को रिलेट करने के लिए, यानी कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.2 जूल एनर्जी लगता है, ये कह रहा है कहानी. इतना समझ में आ गया. अब गैस का अगर तुम बात करो ना, एक ये थोड़ा सा अलग से हम बता देते हैं. जब कहानी निकल ही गई है तो थोड़ा दूर तक खींच देते हैं, समझ में ले लेना, ओवरडोज मत कर लेना. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस. देखना गैस का स्पेसिफिक हीट में कितना डेविएशन आता है. स्पेसिफिक हीट क्या था? Q अपॉन M डेल्टा T. बोलो हाँ या ना, फॉर्मूला ही तो लिखे हैं. अब पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ाया था ना आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर किसी भी बच्चे को नहीं आया, किसी भी बच्चे को अगर ये नहीं याद होगा तो याद कर लो. यही करेंगे, रिक्वेस्ट. चलो माइक्रोफोन ऑन है, फटाफट बताओ. आइसोथर्मल क्या था? सब हमें बताए. Temperature constant. पागल रुको. डेल्टा T इज इक्वल Diabetic में heat constant. अब तुम ही पढ़ा लो. चुप करो, पहले सुनो. अब आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इसका निकालें कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, अरे यार ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा. बोलो ना बच्चे, क्योंकि डेल्टा T तो 0 हो जाएगा इसके लिए. तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, नीचे डिनोमिनेटर 0. एडियाबैटिक के लिए क्या होता है? Q इज इक्वल टू 0. हीट एक्सचेंज नहीं होता है ना, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, तो Q इज इक्वल टू 0, यानी कि न्यूमरेटर 0. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि एडियाबैटिक गैस के लिए 0 हो जाएगा. दिख रहा है क्या? एक स्पेसिफिक हीट गैस के लिए 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकते. 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है. सर एडियाबैटिक भी. देखो इसमें कौन महानुभाव थे, नाम बताइएगा महानुभाव अपना. महानुभाव नाम ही नहीं बताएंगे, पागल.
सुनो, एडियाबैटिक के लिए भी क्या है, एडियाबैटिक के लिए क्यू का वैल्यू 0 है, स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा उसके लिए। न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो जाए, न्यूमरेटर 0 है तो हमेशा 0 ही होगा ना, तो स्पेसिफिक हीट उसके लिए 0 हो जाएगा। तो एडियाबैटिक के लिए 0 हो रहा है, देख रहे हो क्या, मतलब गैसेस का मैं तुमको एक रेंज दिखा रहे हैं बस, कि गैस के लिए स्पेसिफिक हीट 0 भी हो सकता है, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। तो अगर कहीं कोई परीक्षा में ये पूछ दे हमारे बच्चों से कि स्पेसिफिक हीट गैस का कहां से कहां तक जा सकता है, भूल मत जाना, एग्जाम को अच्छे से करके आना। क्यों, मैंने पढ़ाया है। वाह 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 वाह, कितना टाइम बचा है। अब आपसे माइक्रोफोन हम ऑन कर रहे हैं, एक चीज पूछ रहे हैं, अभी बताना है हमको एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये भूल जाओ, वर्क बताना है। मेरे को कम से कम लगेगा 10 मिनट, तो बोलो करें कि ना करें। सर बाद Yes, ma'am. सर कर लो। हैंड रेज करो जितने लोग हैं अगर करने के लिए, 123 में से अगर 100 लोग बोले कि कर दो तो कर देंगे, हैंड रेज। कल नहीं आएगा, कल तो फिर अगले वीक रिसफलिंग बाद मिलेंगे, फिर बच्चे बैच चेंज हो जाएगा, फिर मिलोगे, फिर मिले हम ना मिले, फिर हम मिले या ना मिले। खाली 43 लोग किए हम करा रहे हैं, ठीक है, हम करा रहे हैं एंड आई होप कि आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्लो में है तो निकल जाएगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा उसी एनर्जी से। आज सीख लो, वर्क डन का सीख लो, वरना ये ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज है ना कि आप लोग फंस जाओगे। ठीक है, वर्क एकदम फटाफट समझा रहे ना, मस्ती से बस देखते रहो। ये क्या है, वर्क मतलब क्या है, अगर इसको तुम डिफाइन करना चाहो तो ये है मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे वर्क डन को आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हो ना बच्चे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अलग अलग जगह पे वर्क डन का फॉर्मूला अलग होगा, जैसे ग्रेविटेशनल वर्क होता है mgh, स्प्रिंग के लिए वर्क डन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है Q इंटू भी, अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैकेनिकल वर्क। क्या पढ़ने वाले बच्चे, मैकेनिकल वर्क, और इसके लिए फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। ध्यान से सुनते रहो, चैट बॉक्स वॉट बॉक्स में कुछ मत लिखना, अभी सुन लो, अब कहानी निकल गया तो करेंगे। ये है क्या, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी मतलब समझ रहे हो ना बच्चे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर इतना समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट फटाफट लो, पेज चेंज। हमने बात किया कि वर्क डन क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब जरा गौर से देखो, समझ लो ये कि वर्क डन में सर पॉजिटिव निगेटिव कब होता है, सारे बच्चे यहीं कंफ्यूज रहते हैं। हाँ हाँ सब ऐड रहेगा, उसका चिंता मत करो हिमलता, रुको यार, ब्लैंक शीट यूज कर रहे हैं तो सारा सब मिलेगा, सब मिलेगा, पहले चुप रहो सुनो। सारे बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर वर्क डन पॉजिटिव कहाँ होता है और निगेटिव कहाँ होता है, फिर समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आता है ना, स्कूल में पढ़े होगे समझ में नहीं आया होगा, अभी के बाद सारा समझ में आएगा। लिख के ले, सर लिख के दीजिएगा, देखो लिख के दिखाते हो। ये मानो है पिस्टन, कहाँ गया पिस्टन, डिलीट। ये है जार,
कंटेनर, इसमें क्या है, गैस पार्टिकल्स है, यहाँ पे तुमने लगा दिया है पिस्टन। जब पिस्टन लगाए तो यहाँ पे बाहर से लग रहा होगा P एक्सटर्नल, और यहाँ पे गैस पार्टिकल्स है तो उसका लग रहा होगा प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, एक और बनाते हैं जी, एक और बनाते हैं जी। इसके अंदर भी गैस पार्टिकल्स हैं, बाहर से लग रहा होगा P एक्सटर्नल, और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है तो ये अपना लगा रहा होगा प्रेशर अंदर से गैस मॉलिक्यूल्स। नीचे जो कंटेनर के अंदर है गैस, जो कंटेनर के अंदर है गैस, जो कंटेनर के अंदर है गैस, उसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम, और उसके बाहर जो भी एक्सटर्नल है उसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। तो जरा गौर करना, मान लो यहाँ पे हो रहा है एक्सपेंशन, हम पहला केस पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन का। जैसे ही एक्सपेंशन हुआ तो डेल्टा वी क्या होगा, पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। मतलब डेल्टा वी क्या था, फाइनल, डेल्टा वी क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एक्सपेंशन मतलब ये पिस्टन ऊपर हो गया होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम से वॉल्यूम बढ़ गया, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा था ना, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा था। अभी रुक जाओ बच्चे, जितनों को आता है तो भी, नहीं आता है तो भी सुन लो। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन मतलब कभी भी एग्जाम में हो ना, तुम हमेशा चेक करो एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, फटाक से निकालोगे वर्क पॉजिटिव की नेगेटिव। एक्सपेंशन में मतलब वॉल्यूम का जो चेंज है डेल्टा वी वो है पॉजिटिव। और ये जो फॉर्मूला लगाते हैं ना पी एक्सटर्नल, मतलब ये कांस्टेंट तुम्हारा प्रेशर है, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पे लगा रहे हो। तो यहाँ पे अगर वर्क डन तुम देखोगे बच्चे, तो ये देखो डेल्टा वी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था, आगे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डन नेगेटिव। सर समझ में नहीं, ऐसा फिर से एक बार प्लीज रिपीट, फिर से रिपीट कर रहे हैं, सुनो। एक्सपेंशन हो रहा है बच्चे, एक्सपेंशन मतलब पहले कंटेनर इतना पे था, अब इतना एक्सपेंड कर गया, तो वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, बढ़ गया, तो डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे ही चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ निगेटिव। जैसे ही आया बच्चे वर्क डन निगेटिव, तो ये ध्यान रखना है यहाँ। अब इसको हम लोग बोलेंगे, गैस मॉलिक्यूल ने क्या किया है, अंदर से प्रेशर लगाया होगा तभी एक्सपेंशन हुआ है। तो ये वर्क डन किसने किया है, गैस ने किया है। किसने किया बच्चे, गैस ने, यानी कि सिस्टम ने किया है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंशन में वर्क डन बाय सिस्टम। तो जब भी सिस्टम काम करेगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बोल दो ना जरा, माइक्रोफोन ऑन है। सिस्टम काम करेगा Positive. नेगेटिव 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 दिख रहा है क्या, सिस्टम ने काम किया है, वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ होगा, एक्सपेंशन हुआ यानी कि वर्क डन नेगेटिव। अब आ जाओ सेकंड केस, यहां पे हो रहा है कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि पहले वॉल्यूम था समथिंग, कंप्रेस हो गया इतू सी, यानी कि अब फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था। तो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी हो जाएगा निगेटिव। जब डेल्टा वी निगेटिव तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, पी एक्सटर्नल पॉजिटिव था तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। और ये देखो पहले यहां पे था, अब सराउंडिंग ने क्या किया, उसको कंप्रेस किया है। सराउंडिंग पी एक्सटर्नल ज्यादा था, पी एक्सटर्नल ज्यादा था, तो ये है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, उस पर काम होगा, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। बोलो हाँ यार, इंटरनल एनर्जी वाले से रिलेट करो, वहां पर बताते हैं फटाफट। सिस्टम पे काम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर यस Sir. समझ आ गया। चल अगर यहाँ तक बात समझ में आ गया, ए सारे बच्चों रुको, इतना मत करो, समझना है क्या वैसे, मतलब देख ही लो यार, अब जितना बता ही दिए तो। कैसे इसका आता है डेरिवेशन,
मान लो एक्सपेंशन के लिए हम करें ना, ये कोई पिस्टन था, ध्यान से देखो फटाफट बता दे रहे हैं हम। ये है तुम्हारा पी गैस, यहां से तुम लगा रहे हो पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल यानी कि यहां से फोर्स लग रहा होगा। वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना बच्चे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। याद करो फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रेशर इनटू एरिया। ये है तुम्हारा एरिया, ये वाले का पिस्टन का एरिया जो आ रहा होगा, एरिया जिसको हम लोग ए से बोल रहे हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्सपेंशन अगर मान लो हो रहा है तो एक्सपेंशन होकर ये हो गया मान लो डेल्टा एक्स, एक्सपेंशन होगा, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स। अब एरिया इंटू डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम को लिख सकते हो चेंज इन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा एक्स है, मतलब कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पे वॉल्यूम का भी चेंज आ जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा P डेल्टा V। लेकिन बच्चों बोलोगे सर यहाँ तो माइनस साइन था, तो एक्सपेंशन में आपको खुद से लगाना है। एक्सपेंशन हो गया यानी कि डेल्टा V क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए तुम किए हो ना, तो डेल्टा V, डेल्टा V एक्सपेंशन के लिए डेल्टा V नेगेटिव, पॉजिटिव, इसीलिए आ जाएगा यहाँ से माइनस साइन, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। एक तो हो गया तुम्हारा ये। इसके बाद एक और बस चीजों को याद रखो, बस लास्ट टॉपिक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है, तो वर्क डन का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो ये फॉर्मूला। और अगर प्रेशर वेरिएबल हो, प्रेशर क्या हो बच्चे? वेरिएबल, चेंज कर रहा है प्रेशर, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, और वॉल्यूम V1 से V2 तक इंटीग्रेशन करना है। बस जो बोलना था हम बोल दिए, कहानी खत्म। सर आपने जितना भी थ्योरी कराया ना इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भेज दीजिएगा। अगला नहीं, अब आप सुन लो, अगला जो भी लेक्चर होगा उसमें पहले भर भर के आपको झोला भर के क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, जो सर भी पढ़ाएंगे वो सारे पहले कांस्टेंट वाला सही, पी कांस्टेंट वाला बताइए। सर एग्जाम्पल भी करा। आज की टाइम खत्म हो गई है, तो आज केवल थ्योरी, अगले लेक्चर में ये बता बाकी तो बच्चा टाइम नहीं है। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला होगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा, और अगर वेरिएबल प्रेशर है, मतलब प्रेशर बार बार चेंज कर रहा है, तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके लिए होगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी V1 से लेके V2 तक। ये फॉर्मूला प्रेशर कांस्टेंट वाला यहाँ से आ भी सकता है। कैसे आ सकता है? अब देखना, उल्टी मत कर देना तुम लोग। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो ये अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, यहाँ से कैसे ड्राइव कर सकते हैं? इस वाले फॉर्मूला से, तो हो जाएगा ये वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी V1 से लेके V2 तक। डीवी का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डीवी का V1 से लेके V2, तो ये हो गया W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और यही तो होता है डेल्टा V, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। तो देखो वेरिएबल से कांस्टेंट वाला हम लोग कर सकते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो बच्चों आज की कहानी हमारी यहीं तक, ठीक है, पूरा खत्म कर दिए वक्तन। अगले लेक्चर में पहले सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और फिर थियरी का होगा, मतलब आधा घंटा कम से कम क्वेश्चन होगा, फिर आधा घंटा थियरी का, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शायद। तो आज की कहानी हमारी यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।